रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दूं, ठीक है। तो आई गो क्विकली क्योंकि हमने पढ़ लिया है, और लेकिन जहां आप रोकेंगे सर ये वाला पार्ट ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करिए, आई विल स्टॉप एंड आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। समझाना और एक्सप्लेन करना दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसको रिटेन करना और एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, तो नेटवर्क की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, और हम देखेंगे कि नेटवर्क की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, और ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था तो हम इस पे नहीं जाएंगे। टू और मोर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो नेटवर्क कहलाता है। जैसे इंसानों का नेटवर्क होता है, इसी तरह से कंप्यूटर में अगर दो कंप्यूटर्स को आप यू कनेक्ट कर दें तो दैट इज नेटवर्क। लेकिन जिस एज में आप रह रहे हैं तो हजारों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और अक्रॉस द ग्लोब, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरा कॉन्टिनेंट, तो दैट इज लाइक इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट, ठीक है ना। ये डायग्राम्स हैं, इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए। रिंग होता है, और बस टोपोलॉजी होती है, और स्टार टोपोलॉजी होती है। तो इसमें रिंग नजर आ रहा है आपको, ये रिंग नजर आ रहा है, ये बस टोपोलॉजी है। सीधा सीधे अगर बस जा रही हो तो इसको कहते हैं बस टोपोलॉजी, और अगर एक के साथ बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं उसको स्टार कहते हैं, ठीक है ना। तो ये टोपोलॉजीज हैं जो जिस तरह से कनेक्ट होते हैं, बहुत एडवांस किस्म की टोपोलॉजीज आ गई हैं, ठीक है। क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट ये है, भी लोग आ रहे हैं। क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट ये है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कि क्लाइंट वो है जो रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स को, और ये स्मॉलर कंप्यूटर होता है, और सर्वर वो होता है जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है, और उसमें उसकी जो कैपेसिटी होती है टू गिव सर्विस वो बहुत ज़्यादा होती है। वो 100, 200, 400, 500 लोगों को, क्लाइंट को सर्विस दे रहा होता है, और फिर वो एक उसका हार्डवेयर बहुत स्ट्रांग होता है, वो डाउन टाइम कम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्लाइंट का और सर्वर का, ठीक है। स्टैंड अलोन एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपका पीसी किसी चीज से कनेक्ट नहीं है तो वो स्टैंड अलोन है, ठीक है ना, अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं। तो लेकिन अगर आपका पीसी किसी चीज से कनेक्ट है तो आप बहुत सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, अपनी जो भी फाइल्स हैं, डेटा है, वो शेयर कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप अपनी, अगर आप अपने किसी ऑफिस में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, तो आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, यानी लैब की चीज़ें, यूनिवर्सिटी की चीज़ें, या बुक्स या लाइब्रेरी, कोई भी चीज़ आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं। शेयर रिसोर्सेज में ये सब होता है, डेटा, एप्लीकेशन और पेरिफेरल्स, ठीक है। तो डेटा कैसे होता है, अगर किसी का सर्वर में डेटा पड़ा हुआ है तो सारे जो लोग उससे कनेक्ट हैं वो उससे डेटा उठा सकते हैं। इसी तरह से अगर एप्लीकेशन है तो वो उठा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, या पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। तो जिस तरह हम हैं या यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, तो एक रूम में अगर एक प्रिंटर है तो सारे लोग उसको शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से और चीज़ें, ठीक है, प्रिंटर, स्कैनर, एनीथिंग दैट इज कनेक्टेड वो आप यूज कर सकते हैं। कॉमन और शेयर कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है ऑफिस के अंदर। जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो कम्युनिकेशन उससे इम्प्रूव हो गई है, ठीक है ना। आपके ज़माने में तो शायद आपको याद नहीं होगा कि आपने कोई सिवाय इसके के खत भेजा हो किसी रिश्तेदार को, किसी जानने वाले को, किसी दूसरे मुल्क या दूसरे शहर, ठीक है ना। मेल हो जाती है, फोन हो जाता है, ठीक है ना। आपके यहाँ तो दूसरे शहर की जो फोन है वो भी लोकल कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। लेकिन एक जमाना था दूसरे शहर कॉल करना एक एक्सपेंसिव था, दूसरे मुल्क करना तो खैर बहुत दूर की बात है। तो ये बहुत एडवांटेज है जिस उसमें आप रह रहे हैं। तो कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी ने और कम्युनिकेशन ने क्या कर दिया है कि चीज़ों को बहुत जल्दी और सस्ता कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रॉब्ली यू डोंट पे एनी कॉस्ट रादर देन पेइंग द कॉस्ट ऑफ कनेक्टिविटी, यानी जो आपका इंटरनेट है उसी की कॉस्ट है ना, उसमें आप कितनी मेल भेज दें, ठीक है, और कहीं भी भेज दें और किसी भी डोमेन पे भेज दें, ठीक है। तो ये है आपकी जो कम्युनिकेशन है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल या फोन या मीटिंग, ठीक है ना, जो आज अभी हो रही है, दैट इज ऑल्सो अ मीटिंग। You are sitting at your home and sitting in the university and we are going into the process of learning, ठीक है। तो ये कैसे, ठीक है, तो ये सारी चीजें इंप्रूव हो गई हैं। और क्या होता है, ऐसे लार्जर ऑडियंस कवर हो जाती है एक्सट्रीमली फास्ट, ठीक है। तो ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बट यू नो द लार्जर ऑडियंस, यानी मैं कितने 22 स्टूडेंट्स, 21 स्टूडेंट्स हैं, इनको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन सर्वर, सब ये सारे एडवांटेज हैं। एक बैंक है, उसने सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम लगाया हुआ है और हजारों लोग उसको यूज कर रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग है, ठीक है, और अगर उसका इंटरनल स्टाफ है तो वो इंटरनल एप्लीकेशन यूज कर रहा है थ्रू सर्वर्स, ठीक है। अब ये मामूली सर्वर नहीं होते हैं, ये स्टैक होते हैं और सारे होते हैं, लेकिन बहरहाल ये कनेक्टिविटी से पॉसिबल है, ये नेटवर्क से प्रॉब्लम पॉसिबल है, ठीक है। सेंट्रलाइज एप्लीकेशन, ठीक है, सारे लोगों का डेटा एक जगह है, सारे लोगों की एप्लीकेशन ही है, तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे होती है, या तो कंपोनेंट रोल के हिसाब से होती है या जियोग्राफी की तरफ से होती है। यानी अगर आप एक बिल्डिंग में हैं तो हम इसको लोकल कह देंगे, और अगर आप एक शहर में हैं तो हम इसको वाइड एरिया कह देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से है। रोल का मतलब हम डिफरेंट रोल देख लेंगे, क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर है या क्लाइंट सर्वर वाली है, तो हम जरा देख लेते हैं इसको, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क, तो एग्जाम्पल है नेटवर्क एट यूनिवर्सिटी, यानी सेम कैंपस है, इधर ही लगा हुआ है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क, नेटवर्क तो है लेकिन लोकल हो गया इसको, ठीक है ना। दिस इज इनएक्सपेंसिव, केबल डाल दिया, सारा कुछ कर दिया और सारा, ठीक है, ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है। लेकिन अगर आप अभी टोपोलॉजीज है, रिंग, स्टार, बस, ये मैंने बता दिया है, इसकी ये डायग्राम्स हैं। रिंग, रिंग दिख रहा है आपको, ये रिंग दिख रहा है, दिस इज रिंग, दिस इज स्टार, दिस इज गेटिंग पॉपुलर, स्टार इज गेटिंग पॉपुलर। बस जो है वो अच्छा कॉम्बिनेशन होती है बहुत जगहों पर, कहीं मेजॉरिटी स्टार है लेकिन कहीं कहीं एक्सटेंड कर दिया उसको, ठीक है, तो बट मेजॉरिटी ऑफ देम इज, आप एक वाईफाई लगा देते हैं और उससे सारे कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू स्टार टोपोलॉजी। मेट्रोपॉलिटन एक अलग टर्मिनोलॉजी है, एक ही सिटी के अंदर है तो मेट्रोपॉलिटन है, ठीक है ना। यानी डीयूएसयू का सिटी कैंपस और डीयूएसयू का ये वाला कैंपस अगर कनेक्टेड है तो एक ही सिटी के अंदर है। तो अगर आपका एक ऑफिस है शहर के अंदर और एक फैक्ट्री लगी हुई है शहर के अंदर कहीं और, तो इसको आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी देखें, आप ये एक ही शहर के अंदर है। एक है वाइड एरिया नेटवर्क, एक सिटी से दूसरी सिटी, अब एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी कनेक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है, जो जो पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इतनी सेंसिटिव है कि उनके सर्वर जो है ना वो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लोकल ऑफिस है लेकिन जब आप कनेक्ट होते हैं तो वो आप सिंगापुर में जाके कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वाइड एरिया नेटवर्क, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी है पाकिस्तान के बारे में उनके खदशात हैं तो वो एप्लीकेशन और डेटा पाकिस्तान में नहीं रखते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ऑनलाइन जो भी आप एंटर कर रहे हैं वो हैवी कॉस्ट दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो डेटा पाकिस्तान में नहीं रखते। तो लेकिन बहरहाल वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है कि एक ऑफिस आपका कराची में है, हैदराबाद में है और एक इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो दे आर ऑल कनेक्टेड, दैट्स कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन अगर दूसरी कंट्री में भी है तब भी आप उसको वाइड एरिया नेटवर्क ही कहते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दी कि फार्मास्यूटिकल की जो एप्लीकेशन है और डेटा है वो सब लोकल नहीं है, वो सब दिस इज ऑल, यू एंटर समथिंग, कोई आप की पंच करते हैं या कोई चीज एक्सेस करते हैं तो दिस इज ऑल नॉट सिटिंग इन द कराची, योर डेटाबेस इज नॉट सिटिंग इन द कराची, ठीक है। तो ये है कि यानी एक शहर से दूसरे शहर हो सकती है या एक कंट्री से दूसरी कंट्री हो सकती है, तो दैट इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा हो सकता है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर रोल, ठीक है। तो रोल एक पीयर टू पीयर होता है, यानी आपने बस तार लगा के कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया। दूसरा होता है सर्वर एंड सर्वर बेस्ड। तो एक्चुअली जो हम बड़े सर्वर्स की बात कर रहे हैं, जो अभी वाइड एरिया, लोकल एरिया, मेट्रोपॉलिटन, ये सर्वर बेस्ड वाली है, ठीक है ना। लेकिन एक छोटा सा ऑफिस है तो आप क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को शेयर करना है तो आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से, so दैट इज द पीयर टू पीयर, यानी इसमें कोई सर्वर नहीं है, कोई, फॉर एग्जांपल हम एक ऑफिस में बैठे हुए हैं और कुछ चीजें शेयर करनी होती है, तो बजाय इसके कि मैं यूएसबी पे दूं या फिर मैं जाके करूं, तो हम लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर अपनी कोई भी एरिया को शेयर कर देते हैं और फिर वो चीजें वहां से शेयर हो सकती हैं, ठीक है। तो दिस इज इनएक्सपेंसिव स्मॉल कंपनी, ठीक है, तो ये सब कर सकते हैं। तो अच्छा, इसमें वो पीयर टू पीयर में वैसे नहीं होगा कि कोई लॉग इन करेगा फिर वो हमने एक शेयर कर दिया, वो किसी को कोई लॉग जाके आपकी चीजों को एज ए लोकल हार्ड डिस्क बन जाती है, लोकल चीजें बन जाती हैं, ठीक है। तो ये है, इसको हमने डिटेल में पढ़ लिया था, उसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ ली थी,
ठीक है ना। ये उसकी है कि GNU टेला और ये BitTorrent, अब ये सारे जो है ना ये उसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब ये पीयर टू पीयर में सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो कोई सर्वर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है। ठीक है, तो ये आप यूज कर लेते हैं। अब ये वैसे बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी के कंसर्न की सारी चीजें, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। सर्वर बेस का मतलब है कि एक डेडिकेटेड सर्वर होगा जिससे आप कनेक्ट होंगे। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि जनाब एक सर्वर, अपना कम्युनिकेशन सर्वर अलग होता है, जैसे ईमेल चल रही होती है, एप्लीकेशन सर्वर अलग होता है जहाँ एप्लीकेशन चल रही होती है, फलाना सर्वर अलग है। तो नॉर्मली लोड को बैलेंस करने के लिए, वायरस से बचने के लिए अलग अलग चीज़ें एक सर्वर में भी आप चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाए और चीज़ों को सिक्योर किया जा सके। ठीक है, तो आप नॉर्मली 2-3 सर्वर बना लेते हैं। फाइल सर्वर जहाँ पर आप चीज़ों को शेयर करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं। एक्सचेंज सर्वर, या एक्सचेंज सर्वर में आप ईमेल लगा लेते हैं, ठीक है ना, इसी तरह से। और आप 2-3 सर्वर लगा लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है कि नीचे से एक बड़ा सा सर्वर नजर आ रहा है और ये सर्विस देता है, पावरफुल कंप्यूटर होता है, और ये आपको क्लाइंट से आप एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली यू एक्सेस फाइल्स, यू एक्सेस डेटा, यू एक्सेस व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये नॉर्मली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इंटरनल जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से शेयर होते हैं, तो उसको मेंटेन करना आसान होता है। तो सेंट्रल प्लेस पे जनाब, ठीक है, तो होता क्या है कि ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, यानी बैंक हो गया या फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करती हैं, अदर देन कॉर्पोरेट एप्लीकेशंस, ये जो इंटरनल एक बड़ा सा ऑफिस है और एक बड़ी सी बिल्डिंग है, तो लीव मैनेजमेंट सेंट्रलाइज होगी, सारे लोग उसको यूज करते होंगे। इसी तरह से जो सॉफ्टवेयर वो यूज करते हैं वो एक सर्वर पे होगा। बैंकिंग का सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैंक इंटरनेट बैंकिंग, लेकिन इंटरनल स्टाफ जो यूज करता होगा, ये सारी चीजें एक चीज पे उस पे होती हैं। इसी तरह से अगर एक फार्मास्यूटिकल है, उसने एसएपी लगाया हुआ है, तो किसी एक जगह इंस्टॉल होगा और सारे लोग उसको एक्सेस करते होंगे ताकि सेंट्रलाइज डेटा रहे। ठीक है, तो ये नॉर्मली करते हैं। लेकिन अगर एक जगह फैक्ट्री है और एक जगह उनका ऑफिस है, तो अब दो ऑप्शन है, या तो फैक्ट्री में फैक्ट्री का डेटा हो, ऑफिस में ऑफिस का डेटा हो, या फिर वो कनेक्ट कर दें और कहीं एक जगह हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शन है। डिसेंट्रलाइज कहते हैं इसको और सेंट्रलाइज कहते हैं। डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब है? डिसेंट्रलाइज का मतलब है ऑफिस का जो डेटा है, एप्लीकेशन है, वो ऑफिस में के लोगों के लिए है, और जो फैक्ट्री लगी हुई है दूसरी जगह पर, वो फैक्ट्री के लिए। तो दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज। और जो डेटा आपको चाहिए होता है वो आप डे एंड पे कॉपी कर लेते हैं या एक्सेस कर लेते हैं किसी के थ्रू। ठीक है, सेंट्रलाइज का मतलब है कि हर चीज एक जगह होगी। तो आप हेड ऑफिस कहता है कि जनाब हर चीज हमारे पास होगी, तो हमारे पास होगी, तो फैक्ट्री की जो भी चीजें हैं वो सब एंटर हो रही हैं कहाँ पर? हेड ऑफिस में। सेंट्रलाइज एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस तरह से होता है। क्लियर है बात? ठीक है, एक और भी चीज़ है, बिजनेस कंटिन्यूटी कहलाती है, क्योंकि आजकल टेररिस्ट अटैक और जल्जले और आफात और आग लगना, तो अब ये बिजनेस कंटिन्यूटी क्या होती है, क्योंकि नेटवर्क होता है और आपकी सारी चीज़ें कॉपी हो रही हैं, तो एक और जगह कहीं जाके डेटा को वो कॉपी करते हैं, जो कनेक्ट होता है आपके सर्वर से, वो सारा आपका डेटा और एप्लीकेशन कॉपी हो रही होती है ऑनलाइन। कहाँ होती है? आपके मोहल्ले में कहीं एक घर होगा, वो फलाने बैंक का हेड ऑफिस का जो डेटा है वो यहाँ आ रहा होगा, और 2 लोग 4 लोग आते होंगे, और वो एक्चुअली सारी एप्लीकेशन है। अगर बैंक खुदा ना खास्ता किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में तबाह हो गया, तो वो एप्लीकेशन जो हेड ऑफिस से चल रही थी वो उस ऑफिस से चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यू रहना चाहिए
बिल्डिंग खत्म हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अगर ब्रांचेस हैं बैंक की, फॉर एग्जांपल एक बैंक है जो आई चंद्रिका रोड पे, और वो किसी वजह से तबाह हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर उसका चलता रहेगा, एप्लीकेशन चलती रहेगी, ब्रांचेस चलती रहेंगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बिजनेस कंटिन्यूटी, ठीक है। तो सर्वर का मतलब है डेडिकेटेड सर्वर होगा, उसमें लॉग इन होंगे, जो याद है आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो देखते हैं कि आपको ऑथोराइज्ड यूजर हैं, आपकी आईडी चेक करेंगे, आपका आईपी चेक करेंगे और आपको अंदर आने देंगे। तो सिक्योरिटी इज ए कंसर्न, जैसे जैसे आप करेक्ट होते जा रहे हैं वैसे आपको सिक्योरिटी के बहुत कंसर्न हो गए, ठीक है ना। ये सर्वर एक बड़ा सा आपको नजर आ रहा है, ठीक है, वो नजर आ रहा है बस, लेकिन बहरहाल ये आपको ना, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है और ये सर्वर है, ठीक है। ये हमने देख लिया। आई एम गोइंग अ बिट फास्ट, आई एम अज्यूमिंग दैट इज यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। छठा जो है वो नंबर सिस्टम है, तो आई एम नॉट गोइंग फॉर द नंबर सिस्टम, लेकिन मैं फिर उसके बाद वाला जो है वो ये वाला, सॉरी, ओके, I'm going with the number 7. I'm not going with the number system पे I'm not going. Algorithms and flow charts, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। I'll go quickly. एल्गोरिदम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है। तो जब भी आप कोई सी प्रोग्राम लिखने में बैठते हैं तो प्रोग्राम की लॉजिक लिखते हैं आप। तो प्रोग्राम की लॉजिक, आई एम नॉट गोइंग इनटू द हिस्ट्री पार्ट एल्गोर, ठीक है। तो एल्गोरिदम क्या होता है, मैं इससे आगे जा रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 3 क्या होगा। तो एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है कि 2 नंबर इनपुट करो कंप्यूटर से और इनको ऐड करो। तो जब आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ते हैं तो आप छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते होंगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि इसमें कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल पेरोल लिखना है, तो पेरोल में स्लैब्स हैं और ये ऐड होगा तो फिर ये ऐड होगा, फिर ये ऐड होगा, और स्लैब इतना हो गया तो ये वाला टैक्स लगेगा, ये वाला है। तो इफ देयर कॉम्प्लेक्स लॉजिक, तो फिर आप क्या करते हैं, पहले लॉजिक लिख लेते हैं, जिसको एल्गोरिदम कहते हैं, कि पहला स्टेप ये होगा, उसके बाद स्टेप ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 नंबर को ऐड करना है, तो लेकिन इनपुट करो तो स्टेप नंबर 1 एक इनपुट कर लिया, स्टेप नंबर 2 दूसरा इनपुट कर लिया, तीसरा क्या गया, इन सबको जमा करके सी में ट्रांसफर कर दिया और फिर सी हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स, ठीक है ना। अब ये 10-15 स्टेप्स, 20 स्टेप जो भी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज कंप्यूट करनी है तो पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। फॉर एग्जांपल एचआर का एक वो लिख रहे हैं आप, सिस्टम बना रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं, तो एचआर का पहला स्टेप क्या होता है जी, पहला स्टेप ये होता है कि जनाब जॉब पब्लिश की जाती है। तो जॉब कैसे पब्लिश की जाती है, वो एक 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 इंफॉर्मेशन है, जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, की परफॉर्मेंस एरिया होंगे और वो पब्लिश की जाएगी। तो वो किस फॉर्मेट में होगी, उसके बाद फिर क्या होगा, सीवी कलेक्ट किए जाएंगे। तो सीवी कैसे कलेक्ट किए जाएंगे, उनमें कौन कौन सी टारगेट, ठीक है। तो चलो अभी भी एंटर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है, तो एग्जांपल ये है कि बहुत सारे 600 नंबर हैं या 1000 नंबर हैं या 10,000 नंबर हैं, उनको सॉर्ट करना है। तो ये 6 नंबर हैं, जैसे 6 नंबर सॉर्ट होंगे वैसे ही वो भी सॉर्ट हो जाएंगे। तो लॉजिक लिखनी होगी आपको ना, अपने कोई लॉजिक लिखेंगे तो सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स होते हैं जिसको आप सॉर्ट करेंगे और नंबर देखें आप असेंडिंग ऑर्डर में हो गए 1 2 3 4, ये कोई भी डेटा, तो बैंक का डेटा है या कहीं डेटा पड़ा हुआ है या स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है, तो ये डेटा है समझिए, और फिर मैं कहता हूँ इसको सॉर्ट कर दो, तो सॉर्ट कर दिया। मैं कहता हूँ ए वाले अलग कर दो, बी वाले अलग कर दो, तो वो कंपेयर करेगा और फिर इसको अलग अलग कर देगा। तो आई नीड टू राइट एन एल्गोरिदम, ठीक है। तो इसको अपने हिसाब से कंप्यूट करने के लिए मुझे एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा या एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम लिखने से पहले नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल प्रोग्राम्स, ये 4 लाइन 5 लाइन वाला नहीं, लेकिन जब हम बात करते हैं लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, ठीक है, तो हम जो छोटे छोटे अभी काम कर रहे हैं, ऐड कर लो, प्लस कर लो, माइनस कर लो, सॉर्ट कर लो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट।
लेकिन जब आप 4 साल की डिग्री मुकम्मल कर लेंगे तो आप बड़े बड़े एप्लीकेशंस लिख रहे होंगे बैंकिंग के लिए, या ईआरपी लिख रहे होंगे, तो वो उसमें जाहिर सी बात है आप 2-2 हज़ार लाइनों के प्रोग्राम लिख रहे होंगे। तो वो लिखने से पहले मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं क्या लिखूं, किस तरह से उसको कंप्यूट करूं, किस तरह से जमा करूं, किस तरह से डिवाइड करूं, किस तरह से पुल करूं, सारी चीजें ना, कि डेटाबेस में जाएगा कैसे, रिलेशनशिप बिल्ड क्या होगी, कैसे डिजाइन कैसे होगी, वो रिजल्ट कैसे आएगा। तो डिजायर्ड रिजल्ट बनाने के लिए आप लॉजिक लिखेंगे, तो वो लॉजिक इज योर एल्गोरिदम। पहले ये करूंगा, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल पहले क्या करूंगा, एक स्क्रीन में ये सारी चीजें दिखाऊंगा और इनपुट करवा लूंगा, इनपुट करूंगा तो फिर वो डेटाबेस में चली जाएगी, फिर उसको क्या करूंगा, फिर उसको सॉर्ट करूंगा, फिर उसको पब्लिश करूंगा, फिर ये करूंगा। तो ये सारी चीजें आपको ना, दीज आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या, तो दैट इज एल्गोरिदम, ठीक है। फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कोड, ठीक है। तो ऐसा बहुत होता है कि आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं और आपसे कोई लॉजिक नहीं बन रही, तो नॉर्मली यू गो टू समबडी हु इज वेरी सीनियर, और फिर वो आपको बताएगा अच्छा ऐसे कर लो, अच्छा ऐसे कर लो। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इस तरह से आई डोंट डू प्रोग्रामिंग, लेकिन आई डू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टिल बिकॉज आई एम ए बिजनेस एनालिस्ट। तो बहुत सारे लोग आते हैं कि, मतलब बहुत सारे लोग नहीं, प्रोग्रामर आते हैं, सर ये वाली लॉजिक नहीं बन रही है, तो मैं कहता हूँ अच्छा जरा दिखाओ, ठीक है। तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा इसको, तो आई राइट सूडो कोड्स, आई राइट एल्गोरिदम्स, ठीक है। तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, हाँ सर अब हो जाएगा, सर यही तो नहीं बन रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था, इनको कंपेयर कैसे करना है, ठीक है ना। पेरोल बना रहा है और वो एक को दिन में कर रहा है और एक को घंटों में कर रहा है, तो मैंने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, या तो सारे दिन में होंगे या सारे घंटे होंगे। तो मैंने कन्वर्ट करो, जो भी नंबर ऑफ आवर्स है इनको कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई बाय फलाना, और इसको सबको आवर्स में कर लो, अब कंपेयर करो, तो अब हो जाएगा, हाँ सर अब तो हो जाएगा। मैं कहता हूँ हाँ बस ठीक है। तो ये है लॉजिक, ठीक है ना, लॉजिक। फिर उसकी आप कोडिंग कर लें प्रोग्रामिंग में। अभी एग्जांपल है, ये हमने पढ़ ली थी कि अगर फाइंड लार्जेस्ट नंबर, ये अभी 1 2 3 4 5 है, 500 भी हो तो यही लॉजिक होगी, ठीक है ना। तो आपने, आपको पूछा है कि तो आप क्या करेंगे, ये आपने कर लिया, क्या कर लिया आपने, ऊपर क्या किया, इनिशियलाइज कर लिया, क्या आपने एक वेरिएबल सेलेक्ट किया, इसका नाम रख दिया मैक्स, और उसमें 0 डाल दिया, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये 0 डाल दिया, और ये उसके स्टेप्स हैं। तो ईच नंबर को कंपेयर किया, ठीक है, ये इसकी वो है लिस्ट 1 2 3 4 5, और कंपेयर करते गए, ठीक है ना। ये नंबर है एक्स, ये एक्स क्या है, ये नंबर है, ये जो पड़े हुए हैं एक्स हैं, इफ एक्स इज लार्ज रिप्लेस करा देंगे 0 को उस नंबर से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैक्स 0 था, मैक्स से कंपेयर किया ये वाली चीज, इफ लार्ज आंसर आया यस, तो मैंने 2 को असाइन कर दिया मैक्स, ठीक है। इसी तरह 4 से किया तो आंसर आया यस, मैंने इसको 6 दे दिया, फिर 6 से कंपेयर किया तो आंसर आया यस, मैंने इसको 6 दे दिया, उसके बाद कंपेयर किया आंसर आया 9, तो मैंने इसको रिप्लेस नहीं किया, इससे कंपेयर किया तो रिप्लेस। तो आखिर में मेरे पास जो लिस्ट में सबसे नंबर बड़ा था, चाहे 1 हो, चाहे 600 हो, चाहे 10 हो, तो ये लॉजिक है आपकी, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख लेते हैं, तो यू नीड टू राइट फर्स्ट लॉजिक, ठीक है, और फिर उसके बाद आप कर लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल्स हैं, बहुत छोटी छोटी एग्जाम्पल हैं जो हमने देख ली थी, और दैट्स इट, ठीक है। तो एल्गोरिदम का क्या मतलब हो गया, एल्गोरिदम का मतलब ये हो गया कि कभी भी प्रोग्रामिंग करने से पहले उसका सूडो कोड लिखा जाता है या उसकी लॉजिक बनाई जाती है, ठीक है। तो वो लॉजिक अगर सही है तो प्रोग्राम सही हो जाएगा, अगर लॉजिक सही नहीं है तो प्रोग्राम सही रिजल्ट नहीं देगा। वो कंपाइल तो कर जाएगा, और क्योंकि अगर आपकी सिंटेक्स सही है, सेमी कॉलन सही लगा हुआ है, लेकिन वो रिजल्ट सही देगा बिकॉज योर लॉजिक इज नॉट राइट, ठीक है। तो जो प्रोग्रामर्स हैं उनकी दो चीज़ें बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, थिंकिंग एबिलिटी, डिजाइनिंग एंड लॉजिक। और फिर वो किसी भी लैंग्वेज में उनको सिंटेक्स बहुत अच्छा आता हो, ठीक है ना। तो वो सिंटेक्स इज एक्चुअली सेकंड स्टेप एग्जीक्यूशन, लेकिन पहला स्टेप क्या है, उसकी लॉजिक, उसका स्टेप, ये करूंगा कैसे, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल एक सिविल इंजीनियर है, उसे मैं कहूँगा एक पुल बनाना है, तो पुल बनाना तो एग्जीक्यूशन है ना, लेकिन उससे पहले आप प्लान करेंगे, अच्छा यहाँ पर ये करना होगा, अच्छा यहाँ पर ये करना होगा, अच्छा यहाँ पर, फिर उसके बाद ये करना होगा, उसके बाद ये करना होगा, उसके बाद फिर जाके आप एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो लोग लॉग इन हो रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो एल्गोरिदम का क्या मतलब है, कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले, अभी क्योंकि आप छोटी छोटी एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो इसलिए आप
लॉजिक नहीं बिल्ड करते हैं, लेकिन जब आप बड़ा वो करेंगे तो आप बड़ी बड़ी उसका सूडो कोड लिखेंगे। उसके बाद फिर आप, ठीक है, जब एरर आएगा तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ एरर आ गया। आप उसको ड्राई रन करते हैं, एल्गोरिथम लिखते हैं, उसको ड्राई रन करते हैं, चला के देखते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। सूडो कोड का क्या मतलब है? सूडो एक अलग है, कोडो अलग, कोड अलग है। सूडो का मतलब है विच इज नॉट रियल। तो आप जो कुछ लिख रहे होते हैं वो अंग्रेजी में लिखते हैं या नॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको समझना आसान होता है। ठीक है, तो सूडो कोड हेल्प्स डेवलपिंग लॉजिक। तो अगर मुझे जावा नहीं आती है और आपको लॉजिक बनाने में मुश्किल हो रही है, तो मैं अंग्रेजी में लिख दूंगा कि भाई इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। उसके बाद आप उसको कोड कर लेंगे, सी में कर लेंगे, किसी में भी कर लेंगे। ठीक है, तो सूडो कोड का मतलब है इट इज नॉट फॉलोइंग एनी सिंटैक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको समझाने के लिए मैंने अंग्रेजी में कुछ चीजें लिख दी हैं जिससे आपको समझ में आ रहा है कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, अब ये सर ये एक क्वेश्चन था सर, जो आपने अभी पिछली स्लाइड में बोला कि ड्राई रन करते हैं। सर ये ड्राई रन मतलब क्या मीन है इसका? हाँ, मतलब ड्राई रन का क्या मतलब है? चलिए, अच्छा सवाल। ड्राई रन का क्या मतलब है? ड्राई रन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सॉर्टिंग की लॉजिक लिखी, ठीक है ना। तो सॉर्टिंग का प्रोग्राम मैं लिखूंगा और वो गलत चलेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि लॉजिक को मैं कहता हूँ अच्छा चलो मैं इसको चला के देखता हूँ। तो मैं, चलिए मैं इसको, एक मिनट में थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। एक मिनट, सॉर्टिंग वाले पे ले जाता हूँ। अच्छा, इसमें देखते हैं। समझिए अभी राइट साइड पे ना मैंने ये नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने लॉजिक लिखी है, मैं देखता हूँ ये लॉजिक सही है कि नहीं है। ठीक है, मैं ये चेक करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी कंप्यूटर में नहीं डाला है, ड्राई रन किया है। मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ 10 नंबर की और उसमें नंबर डाल देता हूँ, फिर मैं इसको चलाता हूँ, फिर कहता हूँ ये चले। फिर मैं देखता हूँ ये, तो ये मैंने जो चलाया है ना, ये कंप्यूटर पे नहीं चलाया है, ये मैंने ड्राई रन किया है। फिर मैं देख रहा हूँ मेरी लॉजिक सही है कि नहीं है। तो ड्राई का मतलब है किताब, कॉपी के ऊपर, ठीक है ना। और जो वेट है उसका मतलब है कंप्यूटर के ऊपर। तो मैंने अपनी लॉजिक को, कोई भी लॉजिक लिखी और उसको, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने नंबर लिखा और ये सारा कुछ। तो मैं कह रहा हूँ यार ये लॉजिक सही है, तो ये लॉजिक सही है, इसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने नीचे प्रोग्राम लिख दिया पाइथन के अंदर। तो पहले मैंने अपनी एल्गोरिथम लिखा, उसको ड्राई रन किया, ऐसे 3-4 दफा चला लिया। तो दैट इज कॉल्ड ड्राई रन। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। असल में होता है कि जब बड़ा प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना, तो उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई लॉजिक सही है कि नहीं है। तो वेरीफाई करने को ड्राई रन कहते हैं, यानी आप चलाते हैं, चला के देख लेते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है कि जनाब ये करके देख लो। तो आप इसको आप करेंगे, कुछ नंबर्स दे दें। अब ये देख रहे हैं आप, ये मैंने एल्गोरिथम लिखा, एग्जाम्पल सॉल्व द नंबर। तो ठीक है, तो मैं चला के देखता हूँ कि ऐसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैंने चला के देख लूंगा इसको, पहले ये नंबर दे दिया, फिर उसके बाद चला के देख लिया। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि स्वैप हो भी जाता है कि नहीं होता। तो दैट्स अ ड्राई रन। अभी एग्जांपल्स हैं ये, आई एम नॉट गोइंग टू दैट एग्जांपल्स। एवरेज इतना है तो पास कर दो, तो ये देख लीजिए। ठीक है, ये मैंने कोई परसेंटेज कैलकुलेट करनी है या कुछ भी करना है या एवरेज कैलकुलेट करना है, तो 5 नंबर ऐड हो गए, इनपुट हो गए। उसके बाद मैंने इनको ये कर लिया। उसके बाद अगर उसकी जो परसेंटेज है लेस देन 50 है, तो मैंने एक प्रिंट कर दिया, अगर उससे ज्यादा है तो मैंने कुछ और प्रिंट कर दिया। तो इफ एंड देन, तो अगर